Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, आज की न्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक बहुत ही सुंदर स्पीशी हमें मिली है जिसके बारे में डिस्कस करने में भी बहुत ही अद्भुत लग रहा है। ये स्पीशी के बारे में पढ़ के आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, 4 बल्कि अगर मैं कहूँ तो करंट अफेयर्स भी, प्लस बायोडाइवर्सिटी, प्लस ज्योग्राफी और प्लस आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस स्पीशी के अंदर ये सब चीज़ एक साथ कवर होंगी। तो आपको चारों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंड शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। रेयर मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिले, स्कॉर्पियन शिप जो गल्फ ऑफ मन्नार में मिली है और किसके द्वारा मिली है? CMFRI। CMFRI मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट फाउंड अ रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन शिप फ्रॉम सेतुकराय कोस्ट इन द गल्फ ऑफ मन्नार। अब इस एक स्टेटमेंट से हमें कितनी चीज़ें जाननी हैं जो कि हमारे कई सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगी। फर्स्ट हमें जानना है व्हाट इज CMFRI, देन हमें जानना है व्हाट आर द फीचर्स इन रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन शिप, और सेतुकराय कोस्ट कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार की क्या क्या स्पेशलिटी हैं। ओके तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्लाइड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो ये फिश है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए अब सुनते हैं इसके बारे में, आखिर क्या है इसके फीचर्स। सबसे पहले अगर जहां पर मिली है पहले वहां का दृश्य देख लेते हैं कैसा है। मतलब कि गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में मिली है। गल्फ ऑफ मन्नार का मैप है यहाँ पर छोटा सा। इस मैप के अकॉर्डिंग देखिए आप, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया के बिल्कुल तमिलनाडु के कोस्ट से होते हुए श्रीलंका तक जाता है, ठीक है। ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है। ओके अब इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देख लेते हैं साइड बाय साइड। गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि तमिलनाडु को श्रीलंका से या फिर इंडिया को श्रीलंका से कौन सी गल्फ सेपरेट करती है, तो इट्स गल्फ ऑफ मन्नार। और इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रेट भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट तो आप समझते हैं जो 2 लैंड मासेस को अलग करती है। ओके तो पाक स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। ओके तो यहाँ पर ही हमारी स्पीशी पाई गई है। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में और स्पेशलिटी देखने को मिलती है कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द गल्फ ऑफ मन्नार होस्ट 4223 स्पीशी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम प्रिमिटिव टू हायर फॉर्म, मेकिंग इट वन ऑफ द रिचेस्ट कोस्टल रीजन्स इन इंडिया। इसमें कम से कम 4223 स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल्स मिलती है जो कि फ्रॉम प्रिमिटिव, बहुत पहले के टाइम से लेके आज तक के टाइम से इतना उन्होंने अपने आप को चेंज भी लाया है अपने अंदर। ये सब जो देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है, और रिचेस्ट कोस्टल रीजन भी इसे कहा जाता है। ओके अब देखते हैं सेतुकराय, क्योंकि सेतुकराय कोस्ट में मिली है, मैंने आपको बताया था ये सेतुकराय कोस्ट में मिली है, तो सेतुकराय कोस्ट भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये तो बहुत ही कम पूछा जाता है कि क्या हुआ है, क्या मिला है। ये ज़रूर पूछा जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ पाई गई है, यह कहाँ है या यह किस चीज़ से संबंधित है। मतलब जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें आप। ओके अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है, क्या वाला पोर्शन अपने आप पता चल जाएगा, अगर क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये पता चल जाएगा तो। ओके तो सेतुकराय देखो इज अ फेमस, देखो नाम से ही पता चल रहा है सेतु, कुछ सेतु से रिलेटेड होगा। ओके तो सेतुकराय इज अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर, एक धार्मिक स्थल है तमिलनाडु में। ओके क्वेश्चन आ सकता है, और स्टेटमेंट वाइज में भी कुछ भी नाम लिख के दे सकते हैं। तो पिलग्रिमेज सेंटर है इन तमिलनाडु, कनेक्टेड टू इंडियन माइथोलॉजी। और क्या माइथोलॉजी है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड रामा कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज, जब आपने नाम भी सुना होगा जो एडम्स ब्रिज या फिर हिंदी में बोला जाता है राम सेतु जो बनाया गया था, वो इसी
सी से लेकर सेतुकराय से लेकर श्रीलंका तक ले जाया गया था। ओके, जैसे कि आपको बैक में अगर कुछ नज़र आ रहा हो, जैसे ये तो मैप है, ये तो मंदिर है यहाँ पर, ये तो पता ही चल रहा है, लेकिन ये देखिए ये जो चीज़ है ये इसी के लिए ही ये है, सबसे ज़्यादा फेमस है ये रोड जो जा रहा है। मतलब बिलीव किया जाता है कि ये लॉर्ड रामा ने श्रीलंका तक के लिए सेतुकराय से ही शुरू करके बनाया था। समझ गए अब आप? ओके, तो आपको दो चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है, गल्फ ऑफ मन्नार, सेतुकराय। अब एक और चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि आखिर जिसने हमें ये इतनी सुंदर स्पीशीज ढूंढ के दी है उसमें क्या स्पेशलिटी है। CMFRI, CMFRI means Central Marine Fisheries Research Institute, okay, and it was established by Government of India on February 3rd, 1947. Okay, देखो स्टेटमेंट में ऐसे भी आ सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस हमने ये इंस्टीट्यूट बना लिया था। ओके, जब इंटरिम गवर्नमेंट तो आ ही चुकी थी। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी से इस्टेब्लिश किया था? 3 फरवरी 1947 अंडर द मिनिस्ट्री भी ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, कोई मरीन से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री नहीं है, नो हाउसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, रिसर्च साइंस कुछ नहीं है, यही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है तो ध्यान रखना है आपको। और फिर बाद में इसे किसने ज्वाइन किया था? 1967 में आईकार ने। आईकार मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च आ रही है, मरीन एग्रीकल्चर जिसे बोला जाता है, तो इसको तो ज्वाइन करना पॉसिबल है ही। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोची, केरला में, और डायरेक्टर है इनके डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। सिर्फ इतनी सी बात आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम जान लेते हैं हमें जो स्पीशी मिली है उसमें क्या स्पेशलिटी है। तो देखो, इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पियोनॉप्सिस फिश। ठीक है, साइंटिफिक नेम बहुत इजी है, याद आ जाएगा, जैसे ही पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, हाँ ये तो इस रेयर स्कॉर्पियन फिश का ही नेम है। और डिस्कवर्ड अलाइव, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस फिश को जो है अलाइव, जिंदा पकड़ा गया है, वो भी इंडियन वाटर में। ठीक है, तो ये अपने आप में एक न्यूज़ बन जाती है, एक क्वेश्चन अपने आप में खड़ा हो जाता है आप लोगों के लिए। ओके, अब इसमें क्या था, देखो कितना इंटरेस्टिंग लगा कि जब अंडर वाटर जब सर्वे हो रहा था तो दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट साइटेड एज, ये स्पीशी जो है फर्स्ट साइटेड एज कोरल स्केलेटन। सबने सोचा जैसे कोरल रीफ्स जो होते हैं पानी में, आप सब जानते हैं उस चीज़ को, तो उसकी तरह लग रहा था, उन सबको लगा था कि ये कोई स्पीशी नहीं है, इट्स जस्ट अ कोरल स्केलेटन, क्योंकि ये इस तरह से शांत होगी। और भी फीचर है इसके अंदर जिससे आपको पता चलेगा ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इट वॉज टोटली कन्फ्यूज दैट इट्स ऑन हिज फर्स्ट अपीयरेंस एंड डाउटेड इफ इट वॉज ए फिश और फॉसिल्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सच में फिश है या कोई फॉसिल है। ओके, या कोरल स्केलेटन ने कवर किया हुआ है अपने शेल्स में। तो ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इसमें भी कुछ स्पेशलिटी है। देखो जैसे आपको यहीं पर दिख रहा होगा कोरल्स और फिश, हमें तो ये जूम करके नज़ारा दे रखा है तो हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें इसको तो अचानक से क्या नज़रें हमें इस छोटी सी फिश को ढूंढ लेंगी? तो देखते हैं अब इसके बारे में और इसका क्या फीचर है, क्यों ऐसा लगा कि ये कोरल्स की तरह नज़र आ रही थी। ऐसा इसलिए है, पहले तो ये कॉमोफ्लेज रहती है विद इन द सी ग्रास, हमेशा सी ग्रास में ही रहती है, उसी में ही इधर उधर ढूंढती रहती है अपने शिकार को। ठीक है, नोन फॉर इस स्टिंगिंग विनोमिनस स्पाइन्स, इसका जो है विनोमस स्पाइन है, जहरीले स्पाइन है इसके ऊपर। ओके, जब मैं जूम करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा, विनोमस स्पाइन है, और एबिलिटी टू चेंज कलर। यही रीज़न है कि नहीं पता चला था कि वो कोरल है या फिर फिश है। देखो, क्योंकि आप इस फोटो में देखो, ये पीछे जैसा कोरल का कलर है, हल्का हल्का इसने अपना भी कलर उसी तरह से अडेप्ट कर लिया है, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई कोरल ही होगा। ओके, तो इसीलिए साइंटिस्ट नॉट कंफ्यूज ऑन द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि ये फिश है या कोई कोरल है। ओके, और इतना विनोमस स्पाइन है इसका कि इट इज डेंजरस, नॉट इवन डेंजरस, इट इज डेडली, सॉरी, इट इज डेडली इफ समवन कुड ईट द फिश। अगर इसको किसी ने खाने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
अब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में ब्रॉडली कि आखिर कैसे विनोमिनस है और चेंज करने की एबिलिटी कलर की कैसे है। देखो विनोमस कौन सा पाया जाता है ये भी देखो। अब ये साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है आपका, साथ के साथ हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो देखिए ये जो विनोमिनस है न्यूरोटॉक्सिक विनोम पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो स्पाइंस है ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइंस सोचो इसके ऊपर ही ये इतना बड़ा जहर है पनप रहा है, तो खाएंगे तो कहाँ जाएगा वो जहर, ऑब्वियसली इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिक विनोम है इसके अंदर। और व्हेन द स्पाइन ईयर्स एन इंडिविजुअल द विनोम गेट्स इंजेक्टेड, सॉरी ये ईयर्स नहीं है, ईट्स है। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है इसको ईट करेगा, खाने की कोशिश करेगा, तो ये जो विनोम है, ये जो जहर है, इट इज़ ईट। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाती हूँ। दिस इज़ नॉट ईयर्स, इट इज़ ईट। ओके, अगर कोई भी इसे ईट करने की कोशिश करेगा तो विनोम जो है गेट्स इंजेक्टेड इमीडिएटली एंड इट कैन बी वेरी पेनफुल दैट इट कैन इवन लीड टू द डेथ। ठीक है, अब समझ गए आप कौन सा टॉक्सिक पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक। ओके, कहाँ पर पाया जाता है, इसके स्पाइंस में। ओके, इमीड कैसे अटैक करता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट मतलब कि ये इमीडिएटली नहीं करता है, थोड़ा टाइम लगाता है। नो, इट इंजेक्ट्स इमीडिएटली। ओके, अब देखो इसकी कलर की एबिलिटी भी देख लेते हैं। ब्लेंड विद इट सराउंडिंग, जैसे आपने देखा तो है गिरगिट। ठीक है, गिरगिट तो देखा ही है आपने, चैमेलियन, जिस तरह से वो अपना कलर चेंज करता है वो तो आप लोगों ने अपने आप देखा ही है। खैर आजकल तो ये चीज़ें भी बहुत कम हो गई हैं, देखने को नहीं मिलती हैं ये स्पीशीज़ भी आजकल, लेकिन आज हर किसी ने, मैं अज्यूम करके चलती हूँ, कभी ना कभी तो गिरगिट को देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी देखा है कि जिस सरफेस पे रहता है उसका वैसा ही कलर अपने आप अडेप्ट हो जाता है? तो सेम इसको भी वहीं से ही कंपेयर करके देखो। इसमें देखो ए पोर्शन पे देखो, पहले ये कैसा कलर था। ओके, वाइट एंड ब्लैक का ब्लेंड हो रखा है। देन जिस सरफेस पे ये आई होगी उसको इसने धीरे धीरे अपने फिन्स कन्वर्ट किए। अमेजिंग, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब उतना ही इसने अपना येलो पोर्शन किया और उतना ही उसने अपना ब्लैक पोर्शन किया, वो भी फिन्स में। फिर उसके बाद इसने अपने शरीर को हल्का हल्का कन्वर्ट करना शुरू किया एंड और अगर आप इवेंचुअली देखें तो इसका फीचर एकदम ही चेंज हो गया, फ्रॉम दिस टू दिस, इतना चेंज आ गया इसमें। तो ब्लेंड विद इट सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स, ताकि कोई उस पर अटैक ना करे और ये खुद किसी पे अटैक कर सके। ओके, समझ रहे हो आप? जैसे घास के बीच में अगर इसे अपनी फिश नज़र आ रही है, कुछ खाने का नज़र आ रहा है, तो ये अपने आप को वहीं पर ही छुपा लेगी और उसके जैसा सराउंडिंग ग्रैस्प कर लेगी। और जब भी इसका अपना प्रे मतलब शिकार इसके आसपास आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं यहाँ पर फिश है, ये क्या है, स्कॉर्पियन है या नहीं, वो उसके आसपास मंडराएगा और ये अचानक से अपना खुद ही प्रेडेटर बन जाएगी और उस प्रे को अपने अंदर निगल लेगी। समझ में आया अब आपको? तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर है। द फिश हैव अ हाईली पावरफुल सेंसरी सिस्टम। फिश का एक हाईली पावरफुल सेंसरी सिस्टम भी है, सेंसेस इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट कुड इवन डिटेक्ट वेंटिलेशन फ्लोज प्रोड्यूस्ड बाय क्रैब्स। अगर इवन क्रैब्स भी अगर चलते हैं अगर पानी में, तो उस चीज़ को भी वो एकदम से महसूस कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग सेंसर है। ओके, माना कि हम सबको पता है कि जानवरों में ये सब एबिलिटी होती है, वो अर्थक्वेक या सुनामी इन सबको बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन इसका सेंसर देखो, अगर कोई क्रैब भी अगर ऐसे क्रॉल कर रहा है, चल रहा है, तो उस चीज़ को भी ये महसूस कर लेती है और वो भी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर से ही ये समझ जाती है। चाहे कितना ही डार्क एनवायरनमेंट क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही स्पीशी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये समझ जाती है हाँ कुछ तो है। तो समझ सकते हो ना कितनी यूनिक फीचर्स हैं इसके अंदर, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं। इट यूजेज इट्स लेटरल सेंसेस। लेटरल, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, लेटरल सेंसेस को ये यूज़ करती है अपने चालाकी दिखाने में, इंस्टेड ऑफ आइज से ये कभी भी हंट नहीं करती है। अपने लेटरल सेंसेस जो होते हैं, अपने फिन्स हो गए, अपनी टेल हो गई, तभी इसका नाम बेंडेड टेल है। तो इससे वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, आइज को तो ये अडेप्ट करके चेंज ही कर लेती है कलर, और लेकिन जब अपने आप को अगर उसे महसूस करना है तो उस सेंसेस अगर इस्तेमाल करने हैं तो वो अपने लेटरल पार्ट्स का इस्तेमाल करती है, ना कि आइज का, यहाँ तक कि अपने शिकार को खाने के लिए भी।
पाने के लिए भी, देखने के लिए भी, ढूंढने के लिए भी, ठीक है, उसको चकमा देने के लिए जो आप कहते हो। तो ये थी मेरी आज की स्लाइड, बहुत ही सुंदर थी, पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। आपको भी होप करती हूँ कि समझ आया होगा। बहुत से सब्जेक्ट एक ही स्लाइड से कंप्लीट हो जाते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन होता है कि अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लाइड को संभाल के रखना है, सेव कर लेना, शेयर कर दीजिए प्लीज़। और इनके नोट्स अगर आप साथ के साथ बना के रखें, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो और अच्छी बात होगी। हाँ कि माना इसमें बहुत से सब्जेक्ट एकदम कवर हो गए, पर वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो वो एक आप बायोडाइवर्सिटी की एक कॉपी बनाकर उसमें आप स्पीशीज के बारे में और इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जगह है जहां मिला है उसके बारे में लिंक करते हुए एक साथ लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। नोट्स बनाओ, ठीक है, तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे, रिवीजन करने में बहुत इजी होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई स्लाइड के साथ, फिर से नया टॉपिक लेकर आऊंगी इंटरेस्टिंग, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझने में आसान होगा और आपके कई कवर्स सिलेबस भी होते चले जाएंगे। तो शुक्रिया।